हत्याकांड में अब तक कुल 6 आरोपियों की पहचान हो चुकी है, 3 की गिरफ्तारी हो चुकी है। लेकिन पुलिस के सामने बड़ी चुनौती है हत्याकांड के पीछे की मोटिव का पता लगाना। हमलावरों ने किसके कहने पर मुंबई के एक बड़े नेता को सरेराह गोली मार दी, इसका जवाब बहुत उलझा हुआ है, क्योंकि इसके पीछे एक दो नहीं बल्कि वजह कई है और कुल 5 एंगल इस वक्त सामने आ रहे हैं, जिनका जिक्र हमने कल किया भी था। 5 वजह आपके सामने हम आपको बताएंगे भी कि इन 5 वजहों में जो सबसे ऊपर दिख रहा है वो ये कि क्या वाकई सलमान से दोस्ती के चलते बाबा सिद्दीकी की हत्या हुई, जिसकी जड़ में सलमान और लॉरेंस बिश्नोई की दुश्मनी। ये दुश्मनी कितनी पुरानी है ये अब आपको बताएंगे, क्योंकि लॉरेंस अपराध की दुनिया में कितना बड़ा नाम बन चुका है, ये सब इस वक्त हम आपको बताएंगे और समझाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि ये क्यों कहा जा रहा है कि लॉरेंस और सलमान की दुश्मनी ही बाबा सिद्दीकी की हत्या की वजह दिख रही है, क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से सलमान खान के दिल में दहशत बढ़ाने के लिए अब तक 3 कोशिशें हो चुकी है। पहला, रेडी फिल्म के दौरान रेकी हुई। दूसरा, सलमान खान के पिता को धमकी भरी चिट्ठी मिली थी। तीसरा, सलमान खान के घर पर फायरिंग की गई। चौथा, सलमान के फार्म हाउस की रेकी की गई है और पनवेल वाले फार्म हाउस पर रेकी की खबर बिल्कुल नहीं है। इसी से इस बात की ओर बल मिल रहा है कि बाबा सिद्दीकी हत्याकांड का कनेक्शन सलमान लॉरेंस दुश्मनी से हो सकता है, क्योंकि पनवेल वाला जो फार्म हाउस है वहां पर रेकी करने वाला कोई और नहीं बल्कि बाबा सिद्दीकी पर हमला करने वाले आरोपी नंबर 2 गुरनैल सिंह था। फार्म हाउस की सीसीटीवी फुटेज में गुरनैल सिंह नजर आया। इस खुलासे के बाद सलमान खान के बांद्रा वाले घर गैलेक्सी अपार्टमेंट की सुरक्षा और ज्यादा कड़ी कर दी गई है, क्योंकि बाबा सिद्दीकी की हत्या से ठीक 6 महीने पहले अप्रैल में सलमान खान के गैलेक्सी अपार्टमेंट पर एक बार और फायरिंग हो चुकी है। बाबा सिद्दीकी की हत्याकांड में भी लॉरेंस बिश्नोई गैंग के हाथ होने की आशंका है। सलमान खान के घर पर हुई फायरिंग की जिम्मेदारी भी लॉरेंस गैंग ने ही ली थी। उसके बाद लॉरेंस गैंग की ओर से सलमान खान को कई बार धमकी दी जा चुकी है। सलमान खान के परिवार तक उसकी दहशत देखी गई है। तो कुल मिलाकर जिस तरह से ये तमाम वजह सामने आ रही हैं, अब इन्हीं वजहों को पुलिस जो है वो ठोस सबूत के आधार पर पता लगाने की कोशिश में लगी हुई है। तो ये 2 तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर आप देखिए, बाबा सिद्दीकी की गोली मारकर हत्या की गई घटना स्थल जो है उसकी तस्वीर, जहां पर आपको ये गोलियां जो चली थी वो यहां पर नज़र आ रही है और फॉरेंसिक टीम यहां पर पहुंची। इन गोलियों को सबूत के आधार पर ले जाया गया है। पता चला कि 9.9 mm पिस्टल का इस्तेमाल किया गया, जो कि गैंगस्टर अपने पास रखते हैं और पसंदीदा पिस्टल है गैंगस्टर्स की। दूसरी आप तस्वीर देखिए, सलमान खान के घर पर जब फायरिंग हुई थी कुछ महीने पहले सलमान के घर पर फायरिंग की गई और एक पोस्ट से पता चला कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से ये फायरिंग की गई है। तो ये जो दोनों ही मामले हैं इसका कनेक्शन लॉरेंस बिश्नोई गैंग से है। फिलहाल पुलिस हर एंगल से जांच में लगी हुई है और अब ऐसे में एक बार फिर से सलमान खान का घर है वहां पर सुरक्षा बढ़ा दी गई हो। ना सिर्फ घर बल्कि जो उनका फार्म हाउस है वहां पर भी सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। और इसी खबर पर आगे की जानकारी के लिए पूर्व एसीपी अविनाश इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर स्वागत है। अविनाश धर्माधिकारी इस वक्त हमारे साथ है। सर, अभी तक जो ये पूरा मामला सामने आ रहा है, हम इसमें देख रहे हैं कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग का हाथ दोनों ही मामलों में, सलमान खान के घर पर जब फायरिंग हुई उस वक्त भी और अभी भी जब बाबा सिद्दीकी की हत्या की गई है उस वक्त भी। हालांकि पुष्टि अभी इस पर नहीं हुई है, एक पोस्ट जरूर सामने आया है जिसकी जांच पड़ताल में पुलिस लगी हुई है। आप इस पूरे मामले को कैसे देख रहे हैं, जरा समझाइएगा, बताइएगा। ये टिपिकल ऑर्गेनाइज क्राइम है, इसमें ऑर्गेनाइज गैंग इन्वॉल्व है और जिस तरह से इन्होंने नॉट ओनली नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे इससे पहले कांड किए हुए हैं उसको ध्यान में रखते हुए ये एक बड़ा षड्यंत्र है, मैं बोल सकता हूं। और इतने बड़े नेता का हत्या करने की जरूरत नॉर्मल गैंगस्टर तो कर नहीं सकता, क्योंकि एक तो पुलिस प्रोटेक्शन रहता है। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर उन्होंने कोशिश भी की
तो उसमें रिटेलिएशन का चांसेस बहुत ज्यादा होता है। इन्होंने पब्लिक के बीच में जाके इतने बड़े आदमी का, जिसकी पॉलिटिकल वजूद था, उसका मर्डर किया है, तो डेफिनेटली ये एक ऑर्गेनाइज क्राइम है और वेल प्लान ऑर्गेनाइज क्राइम है ये। और इसका लकीली 2 आरोपी मिलने की वजह से एटलीस्ट एक इन्वेस्टिगेशन के लिए पुलिस के पास डायरेक्शन तो है। और प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन में कौन इन्वॉल्व है इसमें, यहाँ तक तो पुलिस जरूर पहुंची होगी। अभी इसके पीछे के कॉन्स्पिरेटर कौन है, इसके पीछे कौन चेहरे छुपे हुए, उसको बेनकाब करने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा। हाँ। लेकिन मेरे ख्याल से बंबई पुलिस डेफिनेटली इसको ढूंढ के निकालेगी, इसको छोड़ेगी नहीं। ठीक है अविनाश जी, बने रहिएगा। मैं एक बार फिर से आपके पास आऊंगी, लेकिन जिस तरीके से लॉरेंस बिश्नोई जेल में बंद होने के बावजूद अपराध का सिंडिकेट चलाता है, उससे लॉरेंस बिश्नोई गैंग को लेकर हमारे जहन में 5 बड़े सवाल उठते हैं। एक एक कर वो सवाल बता देते हैं। बाबा सिद्दीकी की हत्या से सलमान को संदेश देने की कोशिश हुई है क्या? फार्म हाउस की रेकी का मकसद सलमान को डराना है क्या? लॉरेंस गैंग सरकारी खुफिया तंत्र को कैसे चकमा देता है? और जेल में बैठकर अपराध इंटरव्यू कैसे फेल है जेल का प्रशासन क्या इस वक्त, ये भी सवाल उठ रहा है। और लॉरेंस के नेटवर्क को इस वक्त पुलिस क्यों नहीं तोड़ पा रही है, ये सबसे बड़ा सवाल यहां पर बना हुआ है। अविनाश जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अविनाश जी, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है कि आखिर लॉरेंस बिश्नोई गैंग जो बिल्कुल खुलेआम चेतावनी दे देता है, उसकी तरफ से पोस्ट कर दिए जाते हैं कि ये तो हमारी चेतावनी है, संभल जाओ, अगला नंबर तुम्हारा होगा। आखिर ये जो अपराध है लॉरेंस गैंग का, ये पुलिस क्यों नहीं तोड़ पा रही है? इस नेटवर्क को क्यों नहीं खत्म कर पा रही है? लॉरेंस बिश्नोई ने मेरे ख्याल से बंबई में पहली सक्सेसफुल, उसकी तरफ से सक्सेसफुल वारदात की हुई है। तो डेफिनेटली अभी इसके बाद पुलिस तो जरूर एक्शन में आएगी। जो भी छोटी छोटी चीजें, जैसे उसके फाइनेंसर, सिंपैथाइजर, उसके सपोर्टर, उन सबको बेनकाब जरूर बंबई पुलिस करेंगी। हाँ, जहां तक जेल प्रशासन के बारे में बात कर रहे हैं, डेफिनेटली इसमें कुछ ना कुछ तो लैप्सेस रहेंगे। वो कंसर्न जेल अथॉरिटी उसके ऊपर कार्रवाई जरूर करेगी। लेकिन जेल से इंफॉर्मेशन आती है ऐसा नहीं है, इस जरिया है जहां से इंफॉर्मेशन इनके पास आ सकती है और वो इंफॉर्मेशन से ये लोग वर्कआउट कर सकते हैं। तो ऐसे में ऐसा हो जाता है कि पुलिस को ट्रैक आउट करना मुश्किल हो जाता है। पर्टिकुलरली ये गैंग का मोडस ऑपरेंडी आप ध्यान में रखेंगे तो हमने देखा गया कि एक क्राइम में वो एक ही गैंग पर्टिकुलर इस्तेमाल करता है, उसको बाद में वापस रिपीट इस्तेमाल नहीं करते। नए नए छोकरे, इसके बाद शूटर्स काफी ज्यादा ऐसे हम प्रिलिमिनरी जानकारी है। तो उसकी वजह से पहले के जो छोटा अजान वगैरह गैंगस्टर थे, वो एक गैंग को अगर उन्होंने डेवलप किया तो उससे 2-4 वारदातें करवाते थे, जब तक कि या तो पुलिस पकड़े नहीं जाए या पुलिस की गोली से वो मरे नहीं। लेकिन इसने ये बिश्नोई ने, उसके बाद शूटर काफी होने की वजह से और काफी राज्यों में उसका कनेक्शन होने की वजह से बाहर के राज्य से यहाँ पे भेजते। सेकंड थिंग एक देखा गया है कि जिस व्यक्ति को मारना है या जिसके ऊपर अटैक करना है, उसके बारे में शूटर्स को लास्ट तक जानकारी नहीं दी जाती। तो उसकी वजह से उनको पता नहीं चलता कि हम जिस आदमी को मार रहे हैं या जिसके ऊपर अटैक कर रहे हैं वो कितना बड़ा है, उसका क्या वजूद है, उसके रिपरकशन और रिएक्शन क्या आ सकते हैं, इसको वो रियलाइज नहीं कर पाते। इसकी वजह से लॉरेंस बिश्नोई का थोड़ा सा ऑपरेशन थोड़ा रिस्की है और थोड़ा सा टैकल करने के लिए थोड़ा टाइम जाएगा, लेकिन आज न कल ये इसको खत्म करेंगे मुंबई पुलिस। ठीक है, उम्मीद ये की जा रही है अविनाश जी। लेकिन जिस तरह से आपने बताया कि हाँ, कहीं ना कहीं जेल प्रशासन की जो भूमिका है वो यहाँ पर लचर देखी जाती है। अब जेल के अंदर मैसेज जा रहा है कि कौन कैसे कहाँ किस तरह का मूवमेंट हो रहा है, या उसकी पूरी डिटेल काफी लंबे समय से ली जा रही है। तो वाकई आप मानते हैं कि कहीं ना कहीं जेल प्रशासन का जो लचर रवैया है उसकी वजह से ही ये जो खूंखार आतंकी आप कहें या फिर गैंग कहें, उनके हौसले इस वक्त बुलंद देखे जा रहे हैं? नहीं, कभी कभी क्या जाता है, कोर्ट्स के ऑर्डर्स भी अलग अलग रहते हैं, जैसे कि इनको घर का खाना देना या इनके रिश्तेदार को मिलने देना, इनके एडवोकेट्स को मिलने देना, वो जेल प्रशासन उसको रोक नहीं सकती। अगर कोर्ट ने कुछ ऐसा ऑर्डर दिया है, मुझे मालूम नहीं इस मैटर में कुछ ऑर्डर है कि नहीं, लेकिन अगर ऐसा ऑर्डर रहा तो इनकी मुलाकात होती है, इनकी जाना आना रहता है। उसकी वजह से वो कम्युनिकेशन बाहर से अंदर से बाहर की तरफ आ जाता है। उसके सिवा काफी जेलों में ये भी पाया गया है कि कभी कभी मोबाइल का भी इस्तेमाल हो जाता है। ठीक है अविनाश जी, आती हूं मैं आपके पास। लेकिन अब कई बड़े सवाल यहां पर कि जिस तरह से बाबा सिद्दीकी की हत्या की गई, अब ऐसे में सलमान खान को यह संदेश दिया गया कि संभल जाओ अभी, नहीं तो
कुछ बड़ा हो सकता है? और क्या सलमान खान को ही नुकसान पहुंचाने के लिए बाबा सिद्दीकी की हत्या की गई? ये भी काफी बड़े सवाल जो है वो बने हुए हैं। फिलहाल अब पुलिस, मुंबई पुलिस इस पूरे मामले में कैसे आगे जांच को बढ़ाएगी, क्या कुछ आगे निकलकर सामने आएगा, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल लगातार अविनाश जी हमारे साथ बने हुए हैं, पूर्व एसीपी हैं मुंबई के, जो कि इस तरह के क्राइम को कई बार उन्होंने कवर भी किया है। अविनाश जी, क्या इससे पहले भी इस तरह के मामले आपके सामने आए हैं और आपने इस तरह के मामलों को टैकल किया हो? कोई ऐसा अपराध जो बहुत मुश्किल से टैकल किया गया? 90 के दशक में आपने देखा हो बंबई में काफी ऑर्गेनाइज क्राइम का बोलबाल था। हाँ। दिन में सुबह एक जगह पे फायरिंग, शाम को एक जगह पे फायरिंग, इस तरह का माहौल था। उस वक्त मैं ड्यूटी पे था, तो हमने काफी केसेस, हाई प्रोफाइल केसेस, जैसे पयाडे का मर्डर केस, होटेलियर से पयाडे मर्डर केस हो गया, या रामदास नायक का मर्डर हो गया जो बीजेपी के एमएलए थे, उनका बैंड्रा में बेरहमी से कत्ल किया गया था। उनके ऊपर फायरिंग AK-47 से और कार्बाइन से फायरिंग किए थे। उनका एक पुलिस बॉडीगार्ड था, उसको भी मारा था। तो ऐसे बहुत सारे वारदात, उस वक्त तकीउद्दीन वहीद करके ईस्ट वेस्ट एयरलाइंस के मालिक थे, उनका भी मर्डर हो गया था। तो ये उस वक्त काफी था। उसको बाद में बंबई पुलिस ने और मुंबई क्राइम ब्रांच में MCOC के तहत और एनकाउंटर्स का जो पॉलिसी उस वक्त चलाया गया था, उसका काफी इम्पैक्ट हुआ और बंबई अंडर कंट्रोल आ गया था। ये बंबई में ये मेरे ख्याल से इतना हाई प्रोफाइल मर्डर काफी सालों के बाद हुआ है। और वैसे भी यहाँ पे बंबई में हमने 7-8 साल में देखा है कि फायरिंग का इंसिडेंट बहुत कम हो रहा था, क्योंकि बंबई पुलिस को इंटेलिजेंस बहुत अच्छा रही। इसमें फेल्योर इसलिए लग रहा है मुझे, क्योंकि ये आपने देखा होगा ये जो शूटर्स है वो बाहर के राज्यों से आए हुए हैं और बंबई में आके कुछ दिनों से रह रहे थे। इन्होंने नो डाउट बहुत दिनों से कोशिश की होगी, लेकिन वो जो पुलिस का बॉडीगार्ड उनके साथ था या पुलिस की जो प्रेजेंस था, क्योंकि नवरात्रि चल रहा था, वो एरिया में होने की वजह से मेरे ख्याल से उनकी कोशिश इतनी सक्सेसफुल नहीं रही। इसके बाद इसमें भी आपने देखा होगा कि उन्होंने फायरिंग करने के बाद जब वो भाग रहे थे तो लोगों और पुलिस ने उनको इमीडिएटली वहीं से पकड़ा है। तो 2 आरोपी मिलने की वजह से पुलिस को काफी लीड मिला है, काफी इंफॉर्मेशन पुलिस के पास ऑलरेडी आई होगी। अभी इसके वजह से क्राइम ब्रांच की काफी टीमें मुंबई के बाहर इन्वेस्टिगेशन के लिए गए हुए, मैंने प्रेस मीडिया में देखा हुआ है। तो ये इसके जड़ तक जरूर पहुंचेगी बंबई पुलिस, और इसके पीछे कौन है और आज न कल उसको बेनकाब जरूर करेगी। लेकिन जो एक आरोपी है शिव कुमार, जो कि अब देखिए फरार चल रहा है, अभी तक पुलिस उस तक नहीं पहुंच पाई है। इस तरह के मामले में क्या पहले से ही डिसाइड रहता है कि वारदात को अंजाम देने के बाद ऐसी जगह पर जाकर छिपना, या सब कुछ पहले से तैयार रहता है कि पुलिस भी वहां तक नहीं पहुंच पा रही है? ऐसा है क्या अविनाश जी? यस, ऑर्गेनाइज क्राइम उसी को तो बोलते हैं। ऑर्गेनाइज क्राइम मतलब सबका रोल फिक्स किया रहता है। मतलब वहां से फाइनेंसर का रोल रहता है कि उसने पैसा देना, हाँ। सिम कार्ड वाले का रोल रहता है कि सिम कार्ड उपलब्ध कर दे के रखे देना, जिसको हम लॉजिस्टिक सपोर्ट्स बोलते हैं। जैसा एक आरोपी का रोल रहता है कि समझो बाहर के राज्य से आए तो उनको रहने का, यहाँ पे रहने का अरेंजमेंट करना, उनको अगर कोई व्हीकल चाहिए, जैसे मोटरसाइकिल चाहिए, कार चाहिए, तो उसकी सुविधा उपलब्ध करके देना। इस तरह का हर एक का रोल है। तो उसमें ये डिसाइडेड रहता है कि भाई क्राइम करने के बाद हम कहाँ पे जाएंगे, कहाँ पे आपको जाना है, कहाँ पे जाके छुपना है। ये डेफिनेटली उनको वहां पे अरेंजमेंट किया हुआ रहता है। लेकिन गुनहगार आज ना कल कुछ ना कुछ गलती करता है, वो गलती में वो पकड़ा ही जाता है। अभी तक कोई ऐसा बड़ा कांड नहीं है कि जिसमें से आरोपी नहीं पकड़े गए करके, या तो पकड़े गए या पुलिस की मुठभेड़ में मारे गए हुए। तो ये तो होना लाजमी है, सिर्फ वक्त की बात है, कितना वक्त लगता है वही एक क्वेश्चन है। बिल्कुल, कितना वक्त है इसी का इंतजार है। और वाकई क्योंकि देखिए अभी तक हम सिर्फ आशंका जाहिर कर रहे हैं कि ऐसा हो सकता है, ऐसा होने वाला है, लेकिन अभी जो ठोस जो इस पूरे मामले की वजह है वो निकल कर नहीं सामने आ रही है। ये बड़ा सवाल है पुलिस के लिए भी कि जब तक वो अपराधी पकड़ा नहीं जाता, हालांकि जो 2 पकड़े गए हैं उनसे पूछताछ लगातार चल रही है। हमने इससे पहले अतीक अहमद के भी मामले में हमने देखा कि इसी तरह से पहले से ही तैयारी की गई, और अतीक अहमद क्योंकि खुद एक बड़ा आतंकी और एक अपराध की दुनिया से उसका लेना देना, बाहुबली था वो, उसके अंदर भी डर पैदा करने के लिए जो पूरी कोशिश की गई, और वहां पर भी एक प्लानिंग हमने देखी कि किस तरह से वो आरोपी आते हैं, बहुत नजदीक से गोली मारते हैं। तो इस तरह का मामला हमने यूपी में भी देखा है अविनाश जी। हाँ, यूपी में देखा हम, वो तो टीवी पे उसका वीडियो शूटिंग भी था कि किस तरह से उसको मारा गया है। काफी वो तो डेयरिंग का काम था, लेकिन बंबई में इतना इजी नहीं है जितना जैसा वहां पे हो सकता है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे का इंटेलिजेंस इनपुट अपना काफी
हद तक मजबूत है। आपने देखा होगा इसमें एक एंगल इंपॉर्टेंट है कि ये एक जिस तरह से मर्डर किया गया है, इसके बाद ये पब्लिक के या बिजनेसमैन के माइंड में फियर, डर पैदा करने का उनका एक उद्देश्य रहता है। और उसके बाद आप देखेंगे नेक्स्ट कुछ दिनों में और किसी को ये जरूर फोन करके थ्रेटनिंग जरूर करेंगे, आइदर एक्सटॉर्शन के लिए या फिर किसी और रीजन के लिए, क्योंकि उनका ये जो उन्होंने डर पैदा किया है नॉर्मल पब्लिक के माइंड में, उसको एनकैच करने का ये गैंग जरूर कोशिश करेगा। तो एक्सपेक्टेड है कि बंबई में किसी बिजनेसमैन को या किसी बॉलीवुड को स्टार को थ्रेटनिंग कॉल आने की चांसेस बहुत ज्यादा है। ऐसे में अविनाश जी, क्योंकि ना सिर्फ उस परिवार के अंदर डर है इस वक्त, क्योंकि देखिए सलमान खान के घर पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है और खुद वो फैमिली कह रही है, सलमान खान की फैमिली कह रही है कि फिलहाल वो रिश्तेदार, वो करीबी जो अभी उनका मिलना जुलना था वो ना आए। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ सलमान खान का परिवार इस वक्त डर में है, उनके जितने करीबी है कहीं ना कहीं वो भी डर में है, क्योंकि सीधे सीधे कहा गया कि सलमान खान के कांटेक्ट में जो भी है वो संभल जाए, चेतावनी दी गई उसको। तो ये तो काफी बड़ी दहशत फैलाने की कोशिश की गई है इस गैंग की तरफ से। पुलिस के पास इनपुट तो रहता ही, अभी जैसा इनको भी कुछ बाबा सिद्दीकी जी को भी धमकी आई थी, तो उन्होंने अगर वैसे ही टाइम पे पुलिस को इन्फॉर्म किया रहता तो शायद उनका प्रोटेक्शन बढ़ा दिया जाता। तो उसी तरह से जो टारगेटेड है ये गैंग ने, जिसको टारगेट किया, उनकी सुरक्षा तो जरूर उसका रिव्यू बंबई पुलिस ने ऑलरेडी लिया होगा और उनको जो अभी सुरक्षा दी है उससे ज्यादा दी जरूर। जैसे सलमान खान सेलिब्रिटी होने की वजह से उनका नाम बार बार आ रहा है मीडिया में, लेकिन इसके बावजूद दूसरे लोग भी कुछ टारगेटेड रहेंगे इस गैंग के, और बंबई पुलिस ने ऑलरेडी उनका प्रोटेक्शन का जिम्मेदारी जरूर उठाया होगा। लेकिन उसके बारे में बोलेंगे नहीं वो लोग, क्योंकि ऑलरेडी वो एक विक्टिम को एक्सपोज करना ठीक नहीं रहता है। सिर्फ एक या दो विक्टिम नहीं रहते, कभी काफी लोगों को ये लोग थ्रेटनिंग करते हैं। जैसे सिंपल कोई अगर समझो उनको ऐसा लगा कि ये राइवल गैंग का फाइनेंसर है, तो उसको भी ये थ्रेटनिंग करते हैं ताकि वो गैंग को पैसा कम जाए और इकोनॉमिक नुकसान हो जाए। तो ऐसे में वो फाइनेंसर को भी कभी कभी वो लोग धमकी देते हैं। तो वो एक चांसेस जरूर है इसमें। अभी किसको किसको उन्होंने फोन किया है, किसको डर दिया, इसमें एक बेसिक इंपॉर्टेंट आम जनता ने ध्यान में रखना चाहिए। जिसको भी थ्रेटनिंग आया है वो इमीडिएटली पुलिस को अप्रोच होना चाहिए, ताकि पुलिस को इन्फॉर्म करना ही सबसे जरूरी है। उसके बाद ही उनको प्रोटेक्शन दिया जाएगा या उसके ऊपर जो कार्रवाई कर सकते हैं उसका रीजन क्या है वो पता कर सकते हैं हम लोग। लेकिन पुलिस के पास जाना बहुत जरूरी है। और ऐसे में अविनाश जी, क्या आपको लगता है जेल के अंदर कैसे ये प्लानिंग कर ली जाए कि किसको नुकसान पहुंचाना है, किसको धमकी देनी है, किसको डराना है, या फिर किसके मर्डर की प्लानिंग ये जेल के अंदर बैठे कैसे अपराधी कर सकता है? क्योंकि कुछ तो उसकी जो हरकतें, उसके हाव भाव, वो तरीके चेंज होने लगते हैं। ये तो जेल प्रशासन भी उसके भी नोटिस में आता है। नहीं, जैसे मैंने पहले भी आपको बोला था, जो क्रिमिनल रहते हैं उनको कानून में प्रावधान है, उनके घर वाले कभी आके मिल सकते हैं। नहीं, वो तो मैं समझ गई अविनाश जी की वाकई वो तो कुछ ऐसे हिंट हैं जो कि बिल्कुल मिलते हैं फैमिली या फिर दूसरी जगहों से मैसेजेस उन तक पहुंच जाते हैं। लेकिन मैं जेल प्रशासन की बात करूं कि उन लोगों के संरक्षण में भी इस तरह की प्लानिंग तैयार हो जाती है। नहीं, मुझे नहीं लगता है कि जेल प्रशासन को इसकी भनक होगी, क्योंकि अगर ऐसी भनक रहती तो कौन जेल प्रशासन रिस्क लेगा और क्यों लेगा वो। अगर उनको समझो फॉर एग्जांपल वहां का कोई कांस्टेबल भी रहेगा, उसको पता चला कि ये फलान आदमी की हत्या करने की कोई साजिश कर रहा है, तो इमीडिएटली वो अपने सुपीरियर्स को बोलेगा और वो उसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। क्योंकि उसको मालूम है कल जाके, आज ना कल जाके ये ओपन होने वाला है, ओपन होगा तो उसकी नौकरी तो जाएगी, साथ में साथ जेल में चला जाएगा। तो इतनी रिस्क तो कोई लेता नहीं। ओनली थिंग कि ये वेल एस्टेब्लिश्ड गैंगस्टर्स है, उसकी वजह से इनको जो आप बोल रहे हैं कि इनके बर्ताव में चेंज होगा, ये नहीं होगा। ये बहुत पहुंचे हुए गैंगस्टर्स है, इनको कानून का भी डर बहुत कम है, और ऐसे में इनके खिलाफ वो सख्त से सख्त कार्रवाई करना ही इंपॉर्टेंट रहता है। जैसे मोकोका हो गया, और जैसे उसकी तरफ अगर कार्रवाई करेंगे तो ही उसको इम्पैक्ट हो जाता है, तो ही उनको कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है अविनाश जी, मैं आती हूँ आपके पास। मेरे संवाददाता विकास भी इस वक्त जुड़ गए हैं इसी खबर पर आगे की जानकारी के लिए। विकास, अभी इस वक्त पुलिस क्या कुछ कर रही है इस मामले में, क्योंकि अब तो खबर ये है कि महाराष्ट्र पुलिस के साथ इंटेलिजेंस की टीम भी इस पूरे मामले की जांच में लगी है। जी बिल्कुल, देखिए केंद्रीय जांच एजेंसियां भी अब पैरेलल इन्वेस्टिगेशन कर रही हैं और इस सिलसिले में वो लगातार मुंबई पुलिस के टच में भी है, क्योंकि ये मामला इंटर स्टेट बन चुका है। भले ही हत्या जो है मुंबई में हुई है, लेकिन
इसकी प्लानिंग, इसका पूरा षड्यंत्र जो है मुमकिन है कि मुंबई के बाहर से रचा गया हो और इसमें मुंबई के बाहर के लोग भी इन्वॉल्व हो। जैसा कि हम देख ही रहे हैं कि जो कॉन्ट्रैक्ट किलर्स हैं उनका नाता उत्तर प्रदेश के बहराइच से है, हरियाणा के कैथल से है और इसके अलावा भी और 2-3 जगहों से इस पूरे केस का जो है कनेक्शन निकलकर सामने आ रहा है और इसीलिए ये दरअसल जांच जो है केंद्रीय खुफिया एजेंसियों ने भी अपने हाथ में ले लिया है। अभी हम थोड़ी देर पहले ही बाबा सिद्दीकी के सुरक्षा के बारे में बात कर रहे थे कि आखिर उनको किस किस्म की सुरक्षा थी। तो मैं बता दूं कि इस सिलसिले में जो डीसीपी डिटेक्शन है मुंबई पुलिस के, उन्होंने पहले ही ये क्लियर कर दिया है कि उनको कोई वाई कैटेगरी की सुरक्षा नहीं थी, कोई कैटेगराइज सुरक्षा नहीं थी, बल्कि सिर्फ 3 कांस्टेबल उनकी हिफाजत में लगे हुए थे और वो भी खासकर 15 दिन पहले जब मौखिक रूप से एक शिकायत आई कि उन्हें धमकी दी जा रही है। ये धमकी किसकी तरफ से आ रही थी, क्यों आ रही थी, इन बातों को लेकर गोपनीयता रखी गई, लेकिन 3 कांस्टेबल जरूर उनको मुहैया कराए गए थे उनकी सुरक्षा के लिए। जिस समय ये घटना घटी शनिवार की रात को, उस समय मात्र 1 कांस्टेबल जो है वो बाबा सिद्दीकी के साथ था। लेकिन ये सब कुछ इतने आनंद फानंद में हुआ कि उसको बिल्कुल रिस्पॉन्स टाइम नहीं मिल रहा और हत्यारे जो है वो बाबा सिद्दीकी पर गोलियां चलाकर फरार हो गए। तो वो 2 हत्यारे तो उसमें से गिरफ्तार हो चुके हैं, एक कॉन्स्पिरेटर गिरफ्तार हो चुका है पुणे से और 3 आरोपियों की जो है सरगर्मी से तलाश जो है मुंबई पुलिस कर रही है। जी ठीक है विकास, बहुत शुक्रिया। नजर बनाए रखिएगा, आगे जो अपडेट होगा अपने दर्शकों तक जरूर पहुंचाएंगे। अविनाश जी आपका भी बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और ये जानकारी जो महत्वपूर्ण आपने बताई है कि किस तरह से प्लानिंग होती है और किस तरह से लोगों के अंदर डर फैलाने की कोशिश जो है इस तरह के गैंग करते हैं, इसकी जानकारी जो आपने हम तक पहुंचाई, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपको बता दें कि जिस तरह से बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में 2 हमलावरों को पकड़ा गया है, तीसरे को ढूंढा जा रहा है। अब पुलिस तहकीकात में कहां तक आगे बढ़ पाती है ये देखने वाली बात है। तो एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या में लॉरेंस बिश्नोई गैंग का हाथ होने की आशंका जाहिर की जा रही है। लॉरेंस गैंग सलमान खान पर हमले की कोशिश कई बार कर चुका है और उनके घर गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर भी गोलियां चला चुका है। फिलहाल लॉरेंस बिश्नोई गुजरात की साबरमती जेल में बंद है। 14 अप्रैल को सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग में भी लॉरेंस बिश्नोई का नाम सामने आया था। एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या में लॉरेंस बिश्नोई गैंग का हाथ होने की आशंका जाहिर की जा रही है। लॉरेंस गैंग सलमान खान पर हमले की कोशिश कई बार कर चुका है और उनके घर गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर भी गोलियां चला चुका है। फिलहाल लॉरेंस बिश्नोई गुजरात की साबरमती जेल में बंद है। 14 अप्रैल को सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग में भी लॉरेंस बिश्नोई का ही नाम आया था। लॉरेंस बिश्नोई गैंग पंजाब से लेकर महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश तक फैला हुआ है, लेकिन इस गैंग की जड़ें पंजाब के फाजिल्का से जुड़ती हैं। 12 फरवरी 1993 को लॉरेंस बिश्नोई का जन्म पंजाब के फाजिल्का में हुआ था। उसका नाम सतविंदर सिंह रखा गया, लेकिन गोरा चिट्टा होने की वजह से उसे लॉरेंस कहा जाने लगा। उसके पिता पंजाब पुलिस में कांस्टेबल थे। 12वीं की पढ़ाई करने के बाद लॉरेंस ने चंडीगढ़ के डीएवी कॉलेज में दाखिला लिया। चंडीगढ़ के डीएवी कॉलेज में ही लॉरेंस बिश्नोई की दोस्ती गोल्डी बराड़ से हुई थी, जो अभी अमेरिका और कनाडा में बैठकर लॉरेंस गैंग को संभालता है। कॉलेज के दौरान ही लॉरेंस बिश्नोई ने छात्र राजनीति में दिलचस्पी लेनी शुरू की थी। – 2011 में लॉरेंस बिश्नोई ने स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी SOPU नाम का राजनीतिक संगठन बनाया। उसने SOPU से चुनाव भी लड़ा, लेकिन हार गया। लॉरेंस ने हार के बाद एक पिस्टल खरीदी और जीतने वाले उम्मीदवार के लोगों पर गोली चला दी। इस वाकये के बाद पंजाब पुलिस ने पहली बार लॉरेंस के खिलाफ पहला केस दर्ज किया। इस हिंसा में पुलिस ने लॉरेंस को गिरफ्तार भी किया था। केस दर्ज होने और जेल जाने के बाद लॉरेंस बिश्नोई गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया और रॉकी फाजिल्का के संपर्क में आया और उनके गैंग से जुड़ गया। कुछ मीडिया रिपोर्ट ये भी बताती है कि कॉलेज में लॉरेंस बिश्नोई की एक गर्लफ्रेंड थी। चुनावों में लॉरेंस की हार के बाद हुई गैंगवार में उसकी गर्लफ्रेंड की हत्या कर दी गई, जिसके बाद वो अपराध की दुनिया में उतर गया। जग्गू भगवानपुरिया गैंग में लॉरेंस ने कद बड़ा किया और फिर गैंगस्टर संपत नेहरा से उसकी दोस्ती हुई।
लॉरेंस ने गोल्डी और संपत नेहरा के साथ मिलकर पंजाब से बाहर हरियाणा में वारदातों को अंजाम दिया। संपत नेहरा और लॉरेंस ने हरियाणा में काला जेठड़ी और दिल्ली में जितेंद्र गोगी गैंग से दोस्ती की। राजस्थान में लॉरेंस बिश्नोई ने आनंद पाल से दोस्ती की। धीरे धीरे लॉरेंस बिश्नोई ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को बढ़ाने लगा। वो शराब के बिजनेसमैन, ड्रग स्मगलर्स और बिजनेसमैन से फिरौती मांगने लगा। 2012-13 आते आते लॉरेंस बिश्नोई क्राइम की दुनिया में बड़ा नाम बन गया और उसने घर छोड़ दिया। फिर वो पुलिस से बचने के लिए अलग अलग ठिकानों पर रहा। दो 2014 में लॉरेंस बिश्नोई को राजस्थान के भरतपुर से अरेस्ट किया गया। पेशी पर मोहाली ले जाते वक्त बिश्नोई पुलिस हिरासत से फरार हो गया और नेपाल भाग गया। 2016 में लॉरेंस बिश्नोई को दोबारा अरेस्ट किया गया। 2016 से ही लॉरेंस बिश्नोई जेल में बंद है। उसके खिलाफ हत्या और जबरन वसूली के केस दर्ज है। ईडी और एनआईए भी लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ जांच कर रहे हैं। लॉरेंस बिश्नोई पर केंद्र सरकार ने सीआरपीसी की धारा 268(1) लगाई है, जिसके बाद उसे साबरमती जेल से बाहर नहीं लाया जाता और उसकी पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होती है। लॉरेंस गैंग ने 29 मई 2022 को पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या की थी। मूसेवाला को 24 गोलियां मारी गई थी। जनवरी 2023 में लॉरेंस गैंग ने जयपुर के जी क्लब में फायरिंग की। करीब 10 मिनट तक फायरिंग होती रही। 5 दिसंबर 2023 को राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या हुई। 3 बदमाशों ने घर में घुसकर गोगामेड़ी की हत्या कर दी। 14 अप्रैल 2024 को सुबह 4:45 बजे सलमान खान के घर के बाहर 5 राउंड फायरिंग की गई। बताया जाता है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग में 700 से ज्यादा शूटर हैं, जिनके पास विदेशी हथियार हैं। लॉरेंस गैंग दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के साथ साथ हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश तक फैला हुआ है। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के साथ ही गुजरात में भी गैंग ने पैर पसारे हुए हैं। ये गैंग लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ के आदेश पर ही काम करता है। बताया जाता है कि लॉरेंस गैंग का नेटवर्क भारत के बाहर पाकिस्तान और यूएई तक फैला हुआ है। कनाडा और अमेरिका में भी लॉरेंस गैंग फैला हुआ है। वारदात को अंजाम देने के लिए अलग अलग राज्यों के शूटर इस्तेमाल किए जाते हैं और कोई भी शूटर दूसरे शूटर का परिचित नहीं होता। तो फिलहाल